अरे जोगिंदर और दिवाकर बेटा, जरा इधर तो आना। जी माँ, बोलिए क्या हुआ? आज पंडित जी आए थे तुम दोनों के लिए रिश्ता लेकर। तुम दोनों की अब शादी की उम्र भी हो गई। मुझे तो ये लड़कियां तुम दोनों के लिए काफी अच्छी लगी। तुम भी एक बार अपनी राय बता दो। आप तो जानती हो ना माँ, मैं जोगिंदर भैया की तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही उनकी तरह मेरा कोई अच्छा काम है। मैं तो बस खेती करता हूँ ना। तो क्या हुआ बेटा, क्या खेती करने वालों की शादी नहीं होती? मुझे गर्व है कि मेरा बेटा किसान है तो दूसरा इतना अच्छा कारोबार चलाता है। तू ज्यादा मत सोच। जिससे तेरी शादी हो रही है वो लड़की बहुत अच्छी है और तेरा हमेशा साथ निभाएगी। ठीक है माँ, फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और माँ, मैं भी। कुछ ही दिनों में जोगिंदर और दिवाकर की पूनम और सोनाक्षी नाम की लड़कियों से शादी हो जाती है। शादी के बाद बड़ी बहू पूनम को बेटा और वही छोटी बहू सोनाक्षी को बेटी होती है। और ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। लेकिन अब इन 7 सालों में कल्याणी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, जिसके चलते कल्याणी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। बहू, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। जोगिंदर बेटा, दिवाकर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और बहुत भोला भाला भी है। इसलिए जैसे आज तक तू इसका ख्याल रखता आया है वैसे ही मेरे जाने के बाद भी इसका ख्याल रखेगा। मुझसे वादा कर। हाँ माँ, मैं रखूंगा, लेकिन आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। आपको कुछ नहीं होगा माँ, मैं आपको। जोगिंदर अपनी बात खत्म करता इससे पहले ही कल्याणी इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। कल्याणी को गए हुए अभी ठीक से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और कल्याणी की बड़ी बहू कहती है, सुनिए जी, जब तक माँ जी थी तब तक हम लोगों ने आपके भाई और उसके परिवार को पाला था, लेकिन अब हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। और वैसे भी आपका भाई तो है ही अनपढ़, वो इस प्रॉपर्टी का क्या करेगा? कह दो, तुम ठीक रही हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज ही प्रॉपर्टी के पेपर्स पर दिवाकर से अंगूठा लगवा लेता हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने ही तो इसका ख्याल रखा है, लेकिन अब और नहीं हो सकता है मुझसे। इतना कहकर जोगिंदर प्रॉपर्टी के पेपर बनवाता है और धोखे से दिवाकर का अंगूठा लगवाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है। मेरे प्यारे छोटे भाई दिवाकर, अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम कर दी है और अब तुम लोग यहां से जा सकते हो बाइज्जत। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने अपने ही छोटे भाई के साथ प्रॉपर्टी की वजह से इतना बड़ा धोखा किया। अब हम लोग कहां जाएंगे? हमारा आपके अलावा कौन है? कहीं पर जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार अब इस घर में नहीं रहेगा। सुनिए जी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम हमारी बेटी को लेकर ऐसे ही सड़कों पर भटकते रहेंगे? मेरी वजह से मैं तुम लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं देख सकता। यहीं पास में ही एक झोपड़ी है, चलो अब हम लोग वहीं पर रहेंगे। जिसके बाद दिवाकर अपनी पत्नी सोनाक्षी और बेटी पलक के साथ उस टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी में रहने लगता है और खेती करके अपना गुजारा चलाता है। माँ, बाबूजी, अगले महीने दिवाली है। इस बार मैं दिवाली पर वो परी वाली फ्रॉक लूंगी और कई सारे पटाखे भी जलाऊंगी। आप मेरे लिए सब लाना। हाँ मेरी बिटिया रानी, मेरी गुड़िया को जो भी चाहिए होगा वो मैं जरूर ला कर दूंगा। बस अब कल तक का इंतजार है। जैसे धान कटेगी वैसे ही शहर में ले जाऊंगा और सारा धान बेच दूंगा। जिसके बाद सभी सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो ना जाने बेमौसम बारिश होने लगती है और इस बारिश की वजह से सारे खेतों की फसल खराब हो जाती है, जिसके चलते दिवाकर की साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। हे भगवान, तू ये सारी नाइंसाफी हम गरीबों के साथ ही क्यों करता है भगवान? ये फसल ही तो मेरी साल भर की मेहनत थी, लेकिन तुझसे ये भी देखा नहीं गया ना। अगले महीने दिवाली है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसे हर चीज ला कर दूंगा, लेकिन अब क्या होगा भगवान? लेकिन अब क्या होगा? जी, जब से आपकी फसल खराब हुई है तब से घर में खाने की भी तंगी आ गई है। इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना मैं मिट्टी के दिए और भगवान की मूर्ति बनाकर उन्हें बेचूं। दिवाली के समय हर कोई ये खरीदता है। हमारी झोपड़ी के पास ही में नदी है, हमें वहां से मिट्टी भी मुफ्त में मिल जाएगी और इन चीजों को बनाकर बेचने से घर का गुजारा भी हो जाएगा। ठीक है,
तुम रुको, मैं नदी के पास से गीली मिट्टी लेकर आता हूँ। दिवाकर मिट्टी लेकर आता है। वहीं सोनाक्षी उस मिट्टी से दिए और श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति बनाती है और अपने घर के बाहर उन्हें बेचा करती है। ये मिट्टी के दिए तो काफी सुंदर लग रहे हैं। कितने के दिए भाई? 20 रुपए दर्जन। इतने सस्ते हैं? 2 दर्जन दे दो और ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद आपका। सुनिए, मैंने दिए और भगवान की मूर्ति बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। मैं सोच रही हूँ कि बाजार जाकर दिवाली का थोड़ा बहुत सामान ले लूं। दिवाली करीब है। ठीक है, तुम जाओ। भैया, थोड़े सस्ते पटाखे दिखाइए ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बहन जी, इससे सस्ते पटाखे आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। दुकान वाला इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहां पर पूनम अपनी महंगी सी गाड़ी से आती है और गाड़ी से उतरकर कहती है, अरे अरे सोनाक्षी, तुम यहाँ? तुम दिवाली के लिए इतने सस्ते पटाखे ले रही हो? अरे मैंने तो महंगे से महंगे पटाखे लिए हैं। और पटाखे ही क्यों, मैंने तो दिवाली का हर एक सामान भी सबसे अच्छा और महंगा लिया है। आफ्टर ऑल हमारे पास पैसों की कमी थोड़े ना है। हाँ भाभी, और पैसों की कमी होगी भी क्यों? जेठ जी ने धोखे से हमारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम जो करवा ली है। दूसरों के पैसों पर ऐश करना कितना अच्छा लगता है ना। सोनाक्षी का ऐसा जवाब सुनकर पूनम का मुंह बन जाता है और वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। जहां गरीबी की वजह से सोनाक्षी दिवाली का हर सामान सस्ते से सस्ता लेती है, वहीं पूनम महंगे से महंगा सामान खरीदती है। माँ, अब तो हमने पूजा भी कर ली है, चलो ना अब हम पटाखे जलाएंगे। सभी लोग पटाखे जला रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो। सोनाक्षी अपनी बेटी और पति के साथ मिलकर खुशी खुशी पटाखे जलाने लगते हैं, लेकिन वहीं दूर खड़ी पूनम अपने घर से ये सब कुछ देखकर बहुत जलती है। बड़ा खुश हो रहा है इनका सारा परिवार। अभी उनकी सारी खुशी भंग करती हूँ। जब ये मेरा इतना महंगा पटाखा जलता देखेंगे तो पूरे परिवार का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। इतना कहकर पूनम पटाखों को जलाने लगती है, लेकिन पटाखों को जलाने के चक्कर में पूनम की साड़ी में भी आग लग जाती है, जिसे देखकर पूनम चिल्लाने लगती है। दूर खड़ी सोनाक्षी की नजर जैसे ही पूनम की जलती साड़ी पर पड़ती है तो वो भागती हुई पूनम के पास जाती है और अपने हाथों से उसकी साड़ी की आग बुझाती है। भाभी, आप ठीक तो हो ना? आप कहीं से जली तो नहीं ना? सोनाक्षी, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ इतना बुरा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तुमने मेरी जान बचाई। आपने जो भी किया हो, लेकिन आप हो तो हमारे अपने। सोनाक्षी की बात सुनकर पूनम और जोगिंदर को अपनी गलती का एहसास होता है। दिवाकर, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। प्रॉपर्टी के लालच में आकर मैंने धोखे से तुम्हारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली और तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैंने वादा तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दिवाकर। भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही हमारे लिए काफी है। जोगिंदर और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है। ये देखकर सोनाक्षी और दिवाकर उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार साथ में मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं।